મોદીને એની ઓકાત બતાવી દેવામાં આવશે. ભાઈ આપણે ગુજરાતના પછાત સમાજના બધા લોકો આપણી કઈ औकात હોય कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना. हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? कमाल में नहीं आता, कमाल में नहीं आता, कमाल में नहीं आता. नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप. आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत. सत्ता का महासंग्राम बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है. 1 तारीख पहला दिन, पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है. गुजरात में 89 सीटों पर 788 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है. और इसी के साथ साथ पहले चरण में जिस तरीके से दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र की सीटों पर धमक और हनक दिखाने का प्रयास किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो प्रचार की धार थी उसे और धारदार बनाने के लिए अब दूसरे चरण में आने वाली 93 सीटों में भी वही नजारा दिखने और दिखाने के लिए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से प्रचार को धार देती हुई नजर आ रही है. पहले चरण में जो अब तक हमें खबर मिल रही है, 5 बजे तक 57% वोट हो चुका है. इस वक्त की बड़ी और बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, 5 बजे तक गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जब संपन्न हुआ तो शाम 5 बजे तक 57% मतदान हुआ है. 19 जिलों की 89 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए. 89 सीटों की अगर बात की जाए तो इनमें से तापी सबसे ज्यादा मतदान करने वाला जिला बन गया है. 72% यहाँ पर वोट परसेंटेज देखा गया है. लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 5 बजे तक 57% मतदान हो चुका है. हालांकि 1 घंटे, क्योंकि कैंपस के अंदर जो लोग रहते हैं, जो वोटिंग सेंटर होता है उसमें 1 घंटे और जो अंदर लोग रहते हैं उनको पूरी तरह से मौका दिया जाता है, तो 6 बजे तक का आंकड़ा भी आगे आ जाएगा. लेकिन 5 बजे तक के आंकड़े बता रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज टोटलिटी में 57%, 57% रहा है, जो कि पिछले बार की अगर बात की जाए तो पिछली बार में पहले चरण में 68% वोट पड़े थे और इस बार 5 बजे तक के आंकड़े 57% के हैं. क्या कहते हैं ये आंकड़े, इस पर आज जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे. लेकिन इन सब के बीच ये 19 जिले, 89 विधानसभा सीट अपने आप में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए या कांग्रेस के लिए या आम आदमी पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित होती है, ये तो 8 तारीख को ही तय होगा जब नतीजे सामने आएंगे. लेकिन उससे पहले अपनी जीत को लक्ष्य और उद्देश्य बनाकर जीत को तय करने के लिए अब 93 सीटों पर फोकस किया जा रहा है. और इन 93 सीटों पर जिस तरीके से धमक और हनक दिखाने की कोशिश की जा रही है उसमें एक बार फिर से ब्रांड मोदी हर तरफ नजर आ रहा है. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस समय अहमदाबाद के रोड पर, अहमदाबाद की सड़क पर एक ऐसा काफिला निकला हुआ है जो अपने आप में ऐतिहासिक है. 50 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो है जो कि 14 विधानसभा सीटों से होता हुआ गुजर रहा है. और जिस तरीके की तस्वीरें इस रोड शो से आ रही हैं वो ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात में जनता के दिलों में अभी भी जो प्रेम और स्नेह है वो तस्वीरें तो आ रही है, लेकिन वोट बैंक में किस तरह से बदलता है ये बहुत बड़ा सवाल है. 8 तारीख को नतीजे आएंगे, इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे. लेकिन उससे पहले चरण की अगर हम बात करते हैं तो 89 सीटें यहां पर चुनाव संपन्न हो चुका है. 89 सीटों की हम बात करते हैं तो सौराष्ट्र और कच्छ में हमने देखा आदिवासी बहुल, पाटीदारी बहुल वो इलाके जहां पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी को नाराजगी का सामना करना पड़ा था. लेकिन ऐसे लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए गुजरात गौरव यात्रा निकाली गई, हार्दिक पटेल को अपने पक्ष में कर लिया गया. इन सब का क्या फायदा मिलने वाला है, ये बड़ा सवाल है. दूसरे चरण की भी तैयारी जोरों पर है. इन सब के बीच पहले चरण में जो कमाल हुआ है, दूसरे चरण में भी क्या वही कमाल होगा? और इस कमल और कमाल के बीच में बयान बहादुर जब सामने आए और प्रधानमंत्री को लगातार हाथों लेते हुए उन पर अभद्र टिप्पणी करते रहे, तो आज दूसरे चरण के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने ऐसे विपक्षियों को करारा जवाब दिया. उन्होंने रावण पर राम वाला पलटवार किया. इसका भी कितना असर होगा, ये सब बातें होंगी आज के सत्ता के महासंग्राम में. लेकिन आइए सबसे पहले देख लेते हैं वो रिपोर्ट जो ये बता रही है कि पाटीदारों ने तो मार ली है बाजी और अब है मुसलमानों की बारी.
મોદીને એની ઓકાત બતાવી દેવામાં આવશે. ભાઈ આપણે ગુજરાતના પછાત સમાજના આ બધા લોકો આપણી કઈ ઓકાત હોય कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना. हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता. गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान संपन्न हो गया. सौराष्ट्र, कच्छ और राज्य के दक्षिणी हिस्सों के 19 जिलों में 89 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ. आज 778 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है. पहले चरण में 339 निर्दलीय मैदान में थे. पहले चरण में जिन 89 सीटों पर मतदान हुआ, वहां 2017 के चुनावों में बीजेपी ने 48 पर जीत हासिल की थी, तो वहीं कांग्रेस ने 39 सीटें जीती थी. बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए अपनी अपनी सीटें बचाए रखना बड़ी चुनौती है, जबकि आम आदमी पार्टी को खोने के लिए कुछ नहीं है. पाटीदार का रुझान पहले चरण के नतीजे तय करेगा और साथ ही भुज, जम्बूसर, वागरा, भरूच, सूरत, पूर्व, लिंबायत जैसी मुस्लिम बहुल्य सीटों पर आज मतदान हो गए हैं. 2017 के विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 49.3% वोट बीजेपी को, 41.7% कांग्रेस को और 9% वोट अन्य के खाते में गए थे. जहां एक और पहले चरण के लिए मतदान हो रहा था, तो वहीं दूसरे दौर के लिए प्रचंड प्रचार चल रहा था. पीएम मोदी ने अहमदाबाद में देश का सबसे लंबा रोड शो किया. पीएम का रोड शो 50 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है. ये रोड शो नरोदा गांव से शुरू होकर गांधीनगर दक्षिण की दूरी तय करने वाला है. पीएम अपने इस रोड शो से 1 दर्जन से ज्यादा सीटें कवर करेंगे. बहरहाल अब देखना बड़ा ही दिलचस्प है कि पहले चरण के बाद दूसरे चरण की जो तैयारियां प्रचंड प्रचार के साथ शुरू हो चुकी हैं, उसपे भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहता है या फिर कांग्रेस खाता खोलने में कामयाब होती है. ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज. મોદીને એની ઓકાત બતાવી દેવામાં આવશે. ભાઈ આપણે ગુજરાતના પછાત સમાજના આ બધા લોકો આપણી કઈ ઓકાત હોય कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना. हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख? આ ગુજરાતે મારું જે ઘડતર કર્યું છે ને, ગુજરાતે મને જે સંસ્કાર આપ્યા છે ને, ગુજરાતે જે મને શક્તિ આપી છે ને, એ એમને અખરે છે, એમને તકલીફ થાય છે. અને તમે જો વાર તહેવારે ગાળો બોલે છે, બોલો મને એવા આરોપો લગાવે, એવા હલકી ભાષામાં વાતો કરે છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીના રિમોટ કંટ્રોલથી જ્યાંથી ચાલે છે, ત્યાંથી પહેલા એમણે એક નેતાને અહીંયા મોકલ્યા હતા અને નેતાને કહ્યું હતું, એ પ્રકારે આવીને નેતા અહીંયા બોલ્યા અને એમણે જાહેર કર્યું કે આ ચૂંટણીમાં મોદીને એની ઓકાત બતાવી દેવામાં આવશે. ભાઈ આપણે ગુજરાતના પછાત સમાજના આ બધા લોકો આપણી કઈ ઓકાત હોય? આપણે તો સેવક લોકો છીએ. એમણે ઓકાત બતાવવાની વાતો કરી, એ બહુ જેટલા દાડા એમાંથી મલાઈ ખાવાની હતી, ખાધી, એમણે કોશિશ કરી. કોંગ્રેસને થયું ના, હજુ જરા મોટો ડોઝ આપવાની જરૂર. तो रावण वाले बयान पर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से राम वाला पलटवार किया है और दूसरी तरफ रोड शो भी चल रहा है. कितना बड़ा असर होने वाला है दूसरे चरण के चुनाव को लेकर? મોદીને એની ઓકાત બતાવી દેવામાં આવશે. ભાઈ આપણે ગુજરાતના પછાત સમાજના આ બધા લોકો આપણી કઈ ઓકાત હોય? कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना. हर जगह कितने भाई
और जिस तरीके से पहले चरण का रण संपन्न हो चुका है, अब दूसरे चरण की बारी है। तो इसी दूसरे चरण में अपनी धमक दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त वो भव्य रोड शो चल रहा है जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि देश में सबसे लंबा ये रोड शो है। 50 किलोमीटर का ये रोड शो, जहां पर अहमदाबाद की 13 और गांधीनगर की 1 सीट को कवर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकर्षण देखिए कि सड़क के दोनों किनारों पर ही जन सैलाब उमड़ पड़ा है। ओपन जीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला निकल रहा है और हाथ हिलाते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर नजर आ रहे हैं। दूसरे चरण के चुनाव के लिए ये जबरदस्त भव्य रोड शो पूरी तरह से एक सेट तैयार करने के लिए सेट तैयार कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि दूसरी तरफ अगर आप ध्यान दें तो खड़गे जी की भी रैली चल रही है, कुछ ऐसी ही भव्यता उसमें भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस भव्यता और दिव्यता में आकर्षण किसका ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात पहुंचते हैं, रैलियां करते हैं और जब अहमदाबाद की सड़कों पर उतरते हैं तो ये जो नजारा हम सड़क के दोनों तरफ देख रहे हैं ये इस वक्त का नहीं है, बल्कि दोपहर से ही ऐसी लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। जन सैलाब उमड़ पड़ा था प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। अहमदाबाद में खासतौर से अगर बात करें तो 39 लाख मतदाता हैं। 39 लाख मतदाता अपने आप में आप सोच सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। और इस अगर इलाके की बात की जाए तो 1990 के दशक से भारतीय जनता पार्टी का ही ये गढ़ रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेस के दम भर रही है कि जो दुर्ग अभेद था कांग्रेस उसे भेदने में इस बार सफल होने वाली है। तैयारियां चाहे जो हो, कांग्रेस साइलेंट कैंपेन कर रही है और ऐसे में इस बार अंडर करंट कांग्रेस का भी है। आइए इन तस्वीरों के साथ अब आज के अतिथियों से, आज के पैनल से आपका परिचय कराती हूं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए देवेंद्र वर्मा जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए विनय मिश्रा जी और हमारे साथ उत्कल ठाकुर गुजरात से ब्यूरो चीफ जुड़ रहे हैं। आइए तीनों का रुख करते हैं और बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का ही। मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के पास पहुंचूं उससे पहले उत्कल आपके पास आते हुए, क्योंकि आप खुद अहमदाबाद से आते हैं और अहमदाबाद की ही सड़कों पर इस वक्त एक रोड शो जो अपनी भव्यता और दिव्यता को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कितना उत्साह, कितना उमंग। नरेंद्र भाई के रोड शो अहमदाबाद में हो और लोगों में उत्साह न हो, ये हो ही नहीं सकता। गुजरात का नहीं, देश का सबसे बड़ा रोड शो है, लंबा रोड शो है। 50.7 जी उत्कल जी कंटिन्यू कीजिए। 50.7 किलोमीटर अहमदाबाद से गुजरते हुए 16 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरता हुआ ये रोड शो निकलेगा। लोगों में भारी उत्साह है और पहले चरण के चुनाव आज समाप्त हुए हैं और ऐसे में तुरंत नरेंद्र भाई ने दूसरे चरण का आगाज कर दिया है प्रचार का। और दूसरे चरण के लिए जैसे कह दिया हूं कि जिस प्रकार से पहले चरण में उत्साहपूर्वक लोगों ने मतदान किया है, उस प्रकार से ही दूसरे चरण में लोग उत्साह से घर से बाहर निकले और मतदान करें, ऐसा आगाज अंदाज और संदेश देने के लिए जैसे भव्य दिव्य रोड शो हो रहा है, इस प्रकार से अहमदाबाद में वातावरण बना हुआ है। अहमदाबाद में वातावरण बना हुआ है। उत्कल आपके पास आती हूँ। देवेंद्र जी, अहमदाबाद में वातावरण बना हुआ है और जो जन सैलाब इस वक्त हम देख रहे हैं अहमदाबाद की सड़कों पर, वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि इतिहास साक्षी रहा है कि भीड़ वोट का पैमाना नहीं होती है। जिस भीड़ को आज भारतीय जनता पार्टी अगर इस रोड शो में देख रही है तो खड़गे जी की भी रैली चल रही है। बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जरा उस तरफ भी ध्यान दिया जाए। देवेंद्र जी। हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भीड़ नहीं है, ये लोगों का प्यार है। लोग जो गुजरात के हैं, जो आज गुजरात के यशस्वी पुत्र प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आज गुजरात में आए हैं, तो जो लोग भीड़ जुटी है पूरे रास्ते में, ये लोग अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को प्रेम बरसाने के लिए आज खड़े हैं। आज देखिए कि दोपहर से ये रूट सुबह से यहाँ से बता दिया गया था, तो दोपहर से पब्लिक इकट्ठा होने लगी थी कि हम हमारे प्रधानमंत्री की छवि को देख सके, प्रधानमंत्री को उन पे फूल बरसा सके, उनका प्यार पा सके। तो ये भीड़ नहीं है, ये स्वयंभू पब्लिक खुद इकट्ठा हुई है और ये दिखाती है कि आने वाले दिनों में
भाजपा ठीक है, ये ऐतिहासिक स्वयं जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। आई है, ये भीड़ नहीं है, कांग्रेस इसे भीड़ कह रही है, लेकिन ये जनता का उद्गार, ये प्रेम है, ये उनका उमंग उत्साह है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ और मोदी की तरफ उन्हें जोड़ता है। इस दूसरे चरण में ही अपनी तरफ जनता को आकर्षित करने के लिए तमाम पार्टियों की तरफ से प्रचार की धार तेज कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या ये कहें कि गुजरात के लाल नरेंद्र मोदी इस वक्त गुजरात की सड़कों पर उतरे हुए हैं। एक भव्य रोड शो हो रहा है। विनय जी के पास अब सीधे चलना चाहूंगी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। विनय जी, आप लोग कह रहे हैं कि ये भीड़ है, लेकिन अभी आपने सुना देवेंद्र जी कह रहे हैं भीड़ नहीं है, ये वो जनता है जिनका सीधा कनेक्शन नरेंद्र मोदी जी से है, उनका स्नेह है, ये भीड़ नहीं है। ये दरअसल वो वोट है जो भारतीय जनता पार्टी को लगातार 27 सालों से गुजरात का सिरमौर बना रहा है। विनय जी, इन्हें लगता होगा ये भीड़ नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं, लेकिन पिछले 27 सालों से गुजरात का जो हाल किया है वो इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। आज देश की जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से जो त्रस्त है वो नहीं दिख रहा है। ये भीड़ इस बात की तो सूचक नहीं हो सकती कि देश में रामराज चल रहा है। ये भीड़ इस बात की भी सूचक नहीं हो सकती कि जनता महंगाई से त्रस्त नहीं है। ये भीड़ इस बात की सूचक भी नहीं है कि अब देश में बेरोजगारी खत्म हो चुकी है। भीड़ और वोट, इन दोनों में बहुत अंतर है। अगर भीड़ वोट में तब्दील हो जाती तो आज ही जीत हो जाती, 8 तारीख का इंतजार ही ना करते। ये भीड़ और वोट जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। तो फिर आप लोगों को इस बात, आप कह रहे हैं ना कि भीड़ वोट में तब्दील नहीं होती है, तो फिर एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा की जब तस्वीरें आती हैं तो फिर कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के नेता ये कहते हुए क्यों नजर आते हैं कि ये वो भारत है जो 2024 में नए भारत को लिखेगा। वहां पर भीड़ कांग्रेस के साथ जाती है और गुजरात में आकर भीड़ की परिभाषा ही अलग हो जाती है। थोड़ा सा परिभाषा समझा दीजिए। इसका जवाब मैं दे रहा हूं। जो आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात की है, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि भारत जोड़ो यात्रा वोट के लिए नहीं है, वो नफरत को तोड़ने के लिए और भारत को जोड़ने के लिए बात हो रही है। वो कहीं से भी वोट की राजनीति नहीं की जा रही। उसमें जिस तरह से आज देश में नफरत फैलाई गई, लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, यहाँ तक कि माननीय राहुल जी को भी संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, उसी वजह से वो यात्रा निकाली गई है। तो फिर वो भारत जोड़ो यात्रा गुजरात की तरफ क्यों नहीं मुड़ी? वो भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल की तरफ क्यों नहीं मुड़ी? वो भारत जोड़ो यात्रा आज गुजरात की तरफ क्यों नहीं मुड़ी? फिर भारत जोड़ो यात्रा में भी सेलेक्टिव जगहों को ही क्यों चुना गया? फिर क्या गुजरात की जनता से प्यार नहीं है? मुझे लगता है शायद विनय जी से कनेक्शन टूटा है। देवेंद्र जी, आपने सुना कि उन्होंने कहा कि भीड़ की उन्होंने दो अलग अलग भीड़ को भी उन्होंने कहा कि आप अगर भारत जोड़ो यात्रा से कंपेयर करते हैं तो वो एक अलग चीज है और यहाँ वाली भीड़ एक अलग चीज है, मतलब सेलेक्टिव हो रहे हैं वो। जी, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि उन्होंने बोला कि देश में क्या राम राज चल रहा है। इन लोगों को राम राज्य बोलने, शब्द बोलने का अधिकार ही नहीं है। जिन पार्टी के नेता, जिन पार्टी के अध्यक्ष हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रावण बोले, उन लोगों को पता ही क्या होता है कि राम राज्य क्या चीज होती है। ये वो लोग पार्टी के लोग हैं जिन्होंने एफिडेविट करके बताया था सुप्रीम कोर्ट में कि रामायण ऐसी कोई चीज नहीं है, ये एक नवल कथा है। इन लोगों को पता ही नहीं है सुशासन क्या चीज होती है, राम राज्य क्या चीज होती है। और आज ऐसा सुशासन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा है गुजरात में, वो इन लोगों को कदर ही नहीं है। इन लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा की बात की, अभी इन्होंने कहा भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं। गुजरात की जनता बहुत ही होशियार है, उन्हें पता है कौन कौन सी यात्रा कर रही है। गुजरात को पता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा में वही मेधा पाटकर को लेकर राहुल जी चलते हैं, जिसकी वजह से 20-20 सालों तक गुजरात की प्रजा नर्मदा के पानी से वंचित रही, जिसकी वजह से गुजरात के फार्मर्स को नर्मदा का पानी सिंचाई से लेट मिला। वही मेघा पाटकर को साथ लेके चलने वाली यात्रा को ये भारत जोड़ो यात्रा बोल रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं बट भारत तोड़ो यात्रा है। चलिए इसका जवाब विनय जी से,
जी, इसका जवाब जरा विनय जी से लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद विनय जी से अभी हम कनेक्ट नहीं हैं। लेकिन उत्कल, आपके पास आते हुए, क्योंकि आप तो अहमदाबाद में ही मौजूद हैं, जब हम ऐसे रोड शो देखते हैं या रैलियां देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर नरेंद्र मोदी के आकर्षण का वो कौन सा कारण है, वो कौन सा कारक है जो इतना ज्यादा जनता, गुजरात की जनता उन्हें देखते ही मतलब एक अलग सा उत्साह हम देखते हैं। यहाँ पर कोई थकान नहीं, वो जोश, वो उमंग, वो खुशी सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए। छोटे से छोटे बच्चों को हमने वहां देखा, बुजुर्ग से बुजुर्ग लोगों को वहां पर देखा। तो ये आकर्षण का मुख्य कारक क्या आप देख पाते हैं? देखिए, नरेंद्र भाई ने गुजरात में 14 साल एक मुख्यमंत्री के तौर पर शासन किया है। इससे पहले उनका ज्यादातर समय संघ के प्रचारक के नाते और संगठन, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के नाते गुजरात में गया है। यानी कि उनका जो राजनीतिक सामाजिक जीवन है, उनका सबसे बड़ा कालखंड गुजरात में उन्होंने बिताया है। गुजरात के ही है, गुजरात के ही सपूत है। गुजरात की जनता उन्हें अपना मानती है, अपना पुत्र मानती है। जैसे मैं अतिशयोक्ति नहीं करूंगा, गुजरात से जैसे गांधी हो गए, सरदार हो गए, गुजरात की जनता को लगता है कि इन दो शख्सियतों के अनुरूप, इन दो शख्सियतों के बराबर एक ऐसा व्यक्ति गुजरात की जमीन पर पैदा हुआ है जो देश और दुनिया में गुजरात का नाम रोशन कर रहा है। इसलिए गुजरात की जनता उसको अपना मानती है, अपना बेटा मानती है। तो नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात की जनता से कनेक्ट करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है लाली। नरेंद्र मोदी कहीं भी खड़े हो जाते हैं जी, लाइन एकदम से हो जाती है। तो गुजरात की जनता को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती विनय जी। गुजरात की जनता तो जहां से नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। उत्कल कह रहे हैं ये बात, विनय जी। देखिए, यही तो मैं बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। गुजरात की जनता आज ये देखने आई है कि ये जो महामानव आज रोड शो कर रहा है, ये जनता बेरोजगारी से जूझ रही है, महंगाई से जूझ रही है, भ्रष्टाचार से जूझ रही है। नहीं तो भ्रष्टाचार और महंगाई से जूझ रही होती तो फिर तो अगर इतना ही विरोध होता ना विनय जी, अगर इतना विरोध होता, इतना आक्रोश होता, तो फिर ये जनता विरोध करती हुई नजर आती ना। मैं तो देखिए जो बात आपसे कर रही हूँ, जो तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ, उसके आधार पर आपसे प्रश्न कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर मोबाइल में फोटो खींचने के लिए लोग परेशान है। मैं देख रही हूँ कि यहाँ उनकी एक झलक पाने के लिए आगे घंटों से लोग खड़े हुए हैं। हम सुबह से, जब से हमने रोड शो की खबरें दिखानी शुरू की, तो रोड शो तो अभी शाम को शुरू हुआ है, लेकिन वहां पर भीड़ तो पहले से ही लगने लगी थी। वहां पर ढोल नगाड़े के साथ लोग पहुंच रहे थे, छोटे छोटे बच्चे पहुंच रहे थे। मैं तो उस आधार पर आपसे पूछ रही हूँ कि अगर आक्रोश होता तो फिर विरोध भी तो नजर आता ना, विरोध नहीं दिख रहा है। अब सुनिए, अगर इस बात को मान लिया जाए जो आप अभी इतनी देर से भव्यता दिव्यता की बात बखान कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का, उसका सुनिए जवाब क्या है। जैसा कि आज चुनाव संपन्न हुआ, उसमें 57% वोटिंग हुई है। अगर जनता, पूरी जनता गुजरात की मोदी जी को इतना ही चाहती है तो 100% क्यों नहीं हो जा रही है? 100% वोटिंग क्यों नहीं हो जा रही है? यहीं से आइडिया लगा लीजिए कि जिस तरह से जनता यहाँ पर सेलिब्रिटी की तरह इनको देख रही है, भीड़ में खड़ी है, वो जनता वोट करने के लिए नहीं जा रही है। 57% जो वोट हुआ है वो भी पूरी तरह से भाजपा को तो हुआ नहीं। तो फिर तो मतलब आपकी फिर इस गारंटी का क्या पैमाना है, क्या आधार है कि ये जो 57% हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है? और आपको पहले मैंने विनय जी आपसे पूछा था कि आप 57% की बात कर रहे हैं, तो जल्दी से जरा जवाब दे दीजिए कि वो कौन सा आधार है जिस पर आप ये कह सकते हैं कि ये जो 57% वोट परसेंटेज है उसमें आपको मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए, 57% जो वोट है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर ये भीड़ पूरी तरह से प्रशंसक होती मोदी जी की तो 57% वोटिंग ना होती। और 57% वोटिंग में भी मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से कांग्रेस की, और ये भी साबित कहीं से नहीं हो रहा है कि ये पूरी तरह से भाजपा की वोटिंग है। आप जोड़िए, जितने भी दल हैं सब अपने अपने कुछ ना कुछ परसेंटेज वोटिंग में लेंगे जरूर 57% में। तो कोई भी दल ये नहीं कह सकता है कि पूरी तरह से भीड़ ने उसको वोट किया है। और ये जो भीड़ दिखावे की दिख रही है ना, इस भीड़ में और वोट में दोनों में बहुत अंतर है। राहुल गांधी जी की तो बात हो रही थी भारत जोड़ो यात्रा की, देवेंद्र जी और विनय जी को आमने सामने लेकर आइए। आपने एक प्रश्न किया कि गुजरात से यात्रा क्यों नहीं निकाली? हमारा कही जाता है, गुजरात में अगर ये यात्रा गुजरात से निकलती तो इसको कहीं ना कहीं वोट की राजनीति से जोड़ दिया जाता।
ये वोट की राजनीति से निकाले जाने वाली यात्रा नहीं है, ये केवल भारत को जोड़ने वाली यात्रा है। डर के मारे गुजरात से भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाली, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता को ये गुमान चला है जुटा ही नहीं सकते गुजरात में। गुजरात वालों को पता है लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भगवान राम का पेटेंट कराकर बैठी है। तो ये अपने दिमाग से इस ख्याल को निकाल दें कि भगवान पर किसी का पेटेंट नहीं होता, भगवान राम सभी के हैं। नहीं, आपके कब से हो गए? आप तो उनके अस्तित्व को लेकर कोर्ट पहुंच गए थे, इसलिए आपसे पूछा जाता है, इसलिए पूछा जाता है कि प्रभु श्री राम के तो अस्तित्व को आप नकार रहे थे, प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर किस तरीके से अड़ंगे लगाए गए ये सबने देखा। तो ऐसी परिस्थिति में तो आपसे पूछा जाएगा ना। उन्होंने तो पेटेंट इसलिए कर लिया क्योंकि शुरू से वो राम को लेकर चल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही बोल रही है जवाब दीजिए, देवेंद्र जी जवाब दीजिए। ठीक है विनय जी, आपके सवाल का जवाब देवेंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही बोल रही थी कि मंदिर वही बनाएंगे, यही वो बोलने वाले हैं कि मंदिर वही बनाएंगे, बट किसी नहीं बताएंगे। ये कहाँ से राम मंदिर की बात कर रहे हैं? यही जब प्रधानमंत्री को रावण बोलने वाले, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खुद इनके अध्यक्ष एफिडेविट करके देते रामायण एक नवल कथा है। ये लोगों को राम राज्य की क्या पता? आप जब भी चुनाव की बात आती है, आप कोई भी चुनाव होता है, आप खड़े हो जाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरा नेता नहीं है? केवल आपका चेहरा देखकर भारतीय जनता पार्टी के पास ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है। नेता कांग्रेस के पास नहीं है, नेता आपके पास नहीं है, कि कोई नेता आपके इधर आए नहीं है। भारतीय के सारे सभी पूरे देश में आपके सवाल का वो जवाब दे रहे हैं, कारपेट बॉम्बिंग उनका जवाब भी सुन लीजिए। भारत के पास भारतीय जनता पार्टी के पास इतने सारे नेता है कि अपने हम यहाँ पे कारपेट बॉम्बिंग कर सकते हैं। हर एक स्टार प्रचारक हर एक विधानसभा में जाके सभा ले सकता है। आपके पास देखिए एक बात तो है, एक देवेंद्र जी शॉर्ट में जरा 20 सेकंड में एक बात का जवाब आप दे सकते हैं, क्योंकि विनय जी ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा था कि 57% वोटिंग हुई है। तो आप किस आधार पर ये कह सकते हैं कि ये 57% से वो कह रहे हैं कि लॉस भी हो सकता है? तो फिर किस आधार पर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अच्छी स्थिति है? पिछली बार की तुलना में तो कम हुई ना। सुबह अगर हम सबने देखा है टीवी में, जो लोग मतदाता जाते थे उनका लोग सभी मीडिया वाले इंटरव्यू ले रहे थे, मोस्टली लोग मतदाता बीजेपी के साइड में थे, बीजेपी को वोट देने जा रहे थे। किसी भी वोटर से ये नहीं पूछा गया कि आप किसको वोट देने वाले हैं। और ये तो फिर ये तो संविधान में भी नहीं आता है। लेकिन हाँ, लेकिन ये उत्तर जल्दी से 20 सेकंड में अगर आप क्लियर कर सकें, ये 57% ये 57% क्या कहता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि लास्ट टाइम की अगर हम बात करें 2017 की, 2017 में 68% मतदान हुआ था पहले चरण में, और इस बार 68 से 57 हुआ। अगर 6 बजे तक मान लीजिए कुछ परसेंटेज बढ़ता भी है तो 3-4% बढ़ेगा, फिर भी 7-8% का एक फासला रहता है। तो क्या कह रहा है ये वोटिंग परसेंटेज? जल्दी से लास्ट कमेंट। पता है 2017 के इलेक्शन में पाटीदार एजिटेशन था, अल्पेश ठाकुर जी का भी एजिटेशन था, बहुत सारे आंदोलन उस टाइम पे चल रहे थे, उसकी वजह से उस हिसाब से वोटिंग हुआ होगा। बट इस बार कोई भी आंदोलन नहीं चल रहे। उत्कल जी से मेरा ये प्रश्न था। उत्कल जी 20 सेकंड में जल्दी से, उत्कल 57% क्या कहता है? देखिए ये प्रतिशत जो है वो 2-3% और बढ़ने की संभावना है, 60% तक जाएगा। ये बताता है कि सरकार के खिलाफ गुजरात की जनता में आक्रोश नहीं है, जनादेश नहीं है। अब ज्यादा वोटिंग होता है तो समझ लीजिए कि सरकार के खिलाफ वोटिंग है, एंटी इनकम्बेंसी दर्शा रहा है। ठीक है, ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं दर्शा रहा है, ये इनकम्बेंसी नहीं दर्शा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसी परिस्थिति 8 तारीख को असल में तस्वीरें सामने आ जाएंगी जब रिजल्ट हमारे साथ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर पहले चरण का रण संपन्न हुआ है। अभी तक जो हमारे पास आंकड़े हैं 5 बजे के हिसाब से 57% वोट परसेंटेज देखा गया है। पिछली बार की तुलना ये कम है। उस हिसाब से चुनावी पंडित ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ दूसरी चरण के लिए प्रचार की धार तेज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी चल रहा है, और इस रोड शो के जरिए जिस तरीके की तस्वीरें देश के सामने रखने की कोशिश की जा रही है वो ये बता रही है कि गुजरात मॉडल भारतीय जनता पार्टी को सदैव से उनको ही स्वीकार करता रहा है, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ही वापस आ रही है। लेकिन क्या होगा 8 तारीख का इंतजार करते हैं। फिलहाल सत्ता का महासंग्राम अभी यहीं खत्म करते हैं, लेकिन हर रोज 6 बजे सत्ता के महासंग्राम में हमारे साथ जुड़िएगा जरूर, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।
औकात हुआ कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? कमाल में नहीं आता, कमाल में नहीं आता, कमाल में नहीं आता।